नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जो मोराटोरियम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिसमें उसने एजीआर ड्यू जो है वो जमा करने की का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया है, 4 साल का एक्सटेंशन दे दिया है, 4 साल का रिलीफ दिया है टेलीकॉम कंपनीज को। तो हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका क्या असर पड़ेगा, रिलायंस जियो पे क्या असर पड़ेगा, आप भारती एयरटेल पे क्या असर पड़ेगा, और जो सबसे ज्यादा जो हम देख रहे हैं कि वोडाफोन को लेकर के लोगों में काफी एक्साइटमेंट है कि वोडाफोन को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। तो क्या ऐसा वाकई में होने वाला है क्या, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो एजीआर का जो रिलीफ दिया गया है 4 साल का, तो इस रिलीफ की सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी। तो आपको पता है कि एजीआर ड्यूज के लिए जो सबसे ज्यादा पैसे की क्राइसिस थी, जो बार बार जिसके लिए कुमार मंगलम बिरला ने डायरेक्ट जो है वो वोडाफोन से रिजाइन भी मार दिया था, वोडाफोन आइडिया के डायरेक्टर के पोस्ट से। उन्होंने ये कहा था कि भाई जब तक गवर्नमेंट हमें कोई बेल आउट पैकेज नहीं देगी या गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट नहीं करेगी तो ऐसा कैसे चलेगा, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो लास्ट में गवर्नमेंट ने वही किया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल जो वोडाफोन आइडिया से एजीआर का जो डिमांड था, वो डिमांड था 58,254 करोड़ का, 58,254 करोड़ का टोटल बकाया था वोडाफोन के ऊपर। उसमें से वोडाफोन ने चुकाया था 7,854 करोड़, और रेस्ट जो ड्यूज था वोडाफोन के ऊपर एजीआर का, वो बचा था 50,339 करोड़। ये अभी चुकाना था वोडाफोन को। और अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल के पास टोटल एजीआर का ड्यूज था 43,980 करोड़। उसमें से उसने चुकाया था 18,004 करोड़, और बकाया जो अभी और चुकाना था भारतीय एयरटेल को, वो चुकाना था 25,976 करोड़। और रिलायंस जियो तो चूंकि अभी नई कंपनी है तो इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कुछ ऐसा तो बकाया था नहीं, तो रिलायंस जो है वो बिल्कुल जियो फ्री है। तो मेन इन दोनों कंपनी को जो है वो चुकाना था एजीआर ड्यूज। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि वोडाफोन को, आइडिया को 4 साल का टाइम मिल गया और एयरटेल को भी 4 साल का टाइम मिल गया। लेकिन ये जो 4 साल का टाइम मिला, इस 4 साल के टाइम को कौन कंपनी कैसे जो है वो इसको यूटिलाइज करती है और वाकई में इसका फायदा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो कंपनी, जो अभी तो हम बात करेंगे एयरटेल का और वोडाफोन का ही, क्योंकि इन्हीं दोनों में कंपेयर करेंगे किसको ज्यादा फायदा होगा। और आपने देखा कि जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, वैसे ही वोडाफोन के शेयर प्राइस में आपने देखा होगा कि एक जंप देखने को मिला, जो कल भी हमें देखने को मिला और आज भी देखने को मिला। तो क्या वाकई में जो है ये इतनी अच्छी न्यूज है कि इसका प्राइस जो है वोडाफोन का ये ऊपर भागता चला जा रहा है और कितना ऊपर भागेगा? हम इन सब चीजों पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में कुछ ऐसा एक्चुअलिटी में ऐसा है क्या कि अब वोडाफोन के अंदर एक टर्न अराउंड आ जाएगा, कंपनी का काया पलट हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? तो देखिए, अभी अगर हम जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सबसे ज्यादा कस्टमर्स किसके पास है, तो जो नंबर 1 पे जो कंपनी है वो कंपनी है अभी जियो। जियो के पास अभी 43.6 करोड़ कस्टमर्स है। हम अगर सेकंड नंबर पे कंपनी आती है भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल के पास अभी 35.2 करोड़ कस्टमर्स हैं। और थर्ड नंबर पे आती है वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया के पास अभी 27.3 करोड़ कस्टमर्स हैं। ये डेटा जून 21 का है, जो ट्राई ने डेटा को पब्लिश किया था। तो ट्राई के डेटा के अकॉर्डिंग, ये लेटेस्ट जून 21 के अकॉर्डिंग, नंबर 1 पे जियो है, नंबर 2 पे एयरटेल है और नंबर 3 पे वोडाफोन आइडिया है। अब वोडाफोन आइडिया के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर हैं वो हर क्वार्टर में कम होते चले जा रहे हैं, हर क्वार्टर में वो निकलते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया से।
और वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर बेस था वो धीरे 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 क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होता चला जा रहा है। तो अगर हम देखें तो जून 21 का जो डेटा है उसके अनुसार जियो ने 54.6 लाख कस्टमर ऐड किए, एयरटेल ने 31.1 लाख कस्टमर ऐड किए, मगर वोडाफोन आइडिया ने 42.8 लाख कस्टमर लूज किया। मतलब जहां पे लोग गेन कर रहे हैं वहां पे वोडाफोन आइडिया लूज कर रहा है, और जियो और एयरटेल वोडाफोन के कस्टमर को ही अपने इसमें बैग में ऐड कर रहे हैं। यानी कि वोडाफोन के आइडिया के कस्टमर जो हैं या तो जियो के पास भाग रहे हैं या एयरटेल के पास भाग रहे हैं, प्लस कुछ नए नए कस्टमर और भी उनके पास जा रहे हैं। तो ये तरफ जहां दो टेलीकॉम कंपनी जियो और भारती एयरटेल नए नए कस्टमर बना रही है, वहीं पे वोडाफोन आइडिया जो है वो अपने कस्टमर को खो रही है। तो अभी वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है अपने कस्टमर को रिटेन करना, क्योंकि इस तरीके से 42.8 लाख का मतलब ऑलमोस्ट हाफ करोड़, एंड इफ कंपनी स्टार्ट्स लूजिंग कस्टमर लाइक अराउंड हाफ करोड़ ईच एंड एवरी क्वार्टर, देन आप समझ सकते हैं इस चीज को कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उस कंडीशन में ये होने वाला है कि वोडाफोन आइडिया को सबसे पहले काम करना होगा अपने कस्टमर को रिटेन करने पे। ठीक है, दूसरी चीज, वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो अभी जो डेट है वो डेट है 29,379 करोड़ का कर्ज है अभी वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो वोडाफोन आइडिया को तो एक पहले इस चीज से कस्टमर जो लूज कर रही है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, दूसरा जो डेट है वो डेट का कोई इंतजाम करना पड़ेगा कैसे चुकाएंगे, तीसरा इनका जो रिजर्व है वो माइनस में है। कितना माइनस में है? -66,963 करोड़ का माइनस रिजर्व है। दूसरी तरफ अगर आप एयरटेल को देखेंगे तो एयरटेल पे भी डेप्ट है, लेकिन एयरटेल के पास जो है वो बहुत अच्छा खासा रिजर्व है। और एयरटेल जब 4 साल का आपका एक्सटेंशन मिल गया एजीआर ड्यूज का, यानी कि आप 4 साल के बाद जमा करेंगे, तो एयरटेल के पास जो ड्यू था वो अभी मैंने बताया आपको कि एयरटेल के पास 25,976 करोड़ का ड्यूज था एजीआर को चुकाने का। तो अब एयरटेल क्या करेगी? अब 4 साल के लिए एयरटेल को ये पैसा नहीं देना है, इस पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सिर्फ देना है। तो अब एयरटेल इसी पैसे को, एयरटेल के पास लगभग 50-52 हजार करोड़ का जो है वो रिजर्व कैश है, तो एयरटेल क्या करेगी? उसमें से 25,976 करोड़ जो एजीआर का पैसा देना था, इस पैसे को अब वो 4 साल के लिए यूटिलाइज कर सकती है अपने 5G नेटवर्क के एक्सपेंशन में। और अभी 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होने वाला है उस ऑक्शन में भी वो उस पैसों को यूटिलाइज कर सकती है, क्योंकि इसके पास रिजर्व है। मगर दूसरी तरफ जो वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया के पास ऐसा कोई रिजर्व, माइनस में रिजर्व है, मात्र 920 करोड़ और समथिंग का उसके पास लिक्विडिटी है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत मुश्किल है इस मोरेटोरियम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, इस जो रिलीफ मिला 4 साल का, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये देखें, सेल की बात करें, तो वोडाफोन का आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट इनकम जो है वोडाफोन का, वो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी लॉस में ही जा रही है। जैसे मार्च 20 में कंपनी ने 44,958 करोड़ का सेल किया था, और मार्च 21 में कंपनी ने 41,952 करोड़ का सेल किया था। कंपनी का जो एक्सपेंस था वो मार्च 20 में 30,042 रुपीज का था, 42 करोड़ का था, और मार्च 21 में 25,006 करोड़ का था। तो मार्च 20 में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था वोडाफोन आइडिया को, कितना? 14,916 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 20 में, और मार्च 21 में 16,946 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। यानी वोडाफोन आइडिया जो है यहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कमा रही है, यानी उसका जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है उसमें से आप एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है, इसके पास प्रॉफिट का पैसा आ रहा है। लेकिन कंपनी का जो अदर इनकम जो है, जो दूसरे जो आने थे जो इनकम, उसमें या दूसरे जो बिजनेस है उसमें कंपनी का लॉस हो रहा है। तो मार्च 20 में कंपनी को जो अदर इनकम जो लॉस हुआ वो हुआ 36,964 करोड़ का, और मार्च 21 में हुआ 19,563 करोड़ का। अब अदर इनकम में लॉस तो हुआ, उसके बाद से कंपनी पे चूंकि इतना ज्यादा कर्ज है तो कंपनी को इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। तो कंपनी ने मार्च में
15,393 करोड़ इंटरेस्ट दिया मार्च 20 में, और मार्च 21 में कंपनी ने 17,000 यानी कर्जा और बढ़ गया 17,998 करोड़ जो है वो इंटरेस्ट दिया। तो अब आप ये देखिए कि जो कंपनी का जो अदर इनकम जो निगेटिव में जा रहा है और कंपनी का जो इंटरेस्ट इतना ज्यादा देना पड़ रहा है वोडाफोन आइडिया को, तो ये दोनों खर्च मिला करके कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना दिखा रही है, जितना हो रहा है, उसको कंपनी को लॉस में लेके लोग चले जा रहे हैं। यानी कि आपने देखा कि अगर मान लीजिए 16,000 के आसपास कंपनी को प्रॉफिट है, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये 18-20 हजार करोड़ तो यही पैसे चले जाते हैं। अगर हम मार्च 21 की बात करें तो 36-37 हजार करोड़ तो यही दोनों मिलकर के निगेटिव में चले गए पैसे, आपके अदर इनकम और इंटरेस्ट। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कारण से कंपनी पैसा कमाते हुए भी कंपनी लॉस में चली जा रही है। तो ये जो 4 साल का एक्सटेंशन हुआ है, मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं वोडाफोन के बारे में कि वोडाफोन आइडिया के लिए ये रिलीफ मिलने के बाद भी रास्ता उतना आसान नहीं है। वोडाफोन आइडिया को सबसे पहले वोडाफोन आइडिया को क्या क्या चैलेंज है इसके पास। पहला तो चैलेंज है कि इसको अपने जो कस्टमर को लूज कर रही है कंपनी, उस कस्टमर को रिटेन करना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, कंपनी का जो अदर इनकम जो माइनस में जा रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंपनी का जो इंटरेस्ट है जो पे कर रही है कंपनी, जो डेप्ट लिया हुआ है उसके ऊपर, उस इंटरेस्ट को भी कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। नहीं तो ये एजीआर का पैसा कहां से देंगे, फिर ये उसी स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, और कंपनी ऐसा कर सकती है, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर कहां से कंपनी जो है ऐसा कर सकती है, तो थोड़ा सा अदर इनकम को कंपनी जो है वो थोड़ा सा उसको अच्छे से मैनेज करे, पॉजिटिव में लाए, थोड़ा लोन धीरे धीरे चुकाए तो इंटरेस्ट भी कम होगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कंपनी में प्रमोटर के पास 72% का होल्डिंग है और एक भी शेयर प्लेज नहीं है। यानी प्रमोटर चाहे तो अपने जो स्टेक को बेच करके किसी और बड़े फंड हाउस को ला सकता है इस कंपनी में, और वहां से पैसा रेज कर सकता है अपने इक्विटी को सेल करके। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वोडाफोन के ऊपर। तो अब वोडाफोन को इन चीजों में काम करना चाहिए, पहले अपना फंडामेंटल पे काम करना चाहिए, क्योंकि एजीआर में 4 साल का रिलीफ मिला, मगर 4 साल के बाद पैसा तो देना है, सरकार तो छोड़ेगी नहीं पैसा। सरकार ने सिर्फ ये बोला कि मैं आपसे पैसा आज नहीं लूंगा, मैं पैसा 4 साल बाद लूंगा, लेकिन लूंगा जरूर। तो अगर कंपनी अपने परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं कर पाई, भागते हुए कस्टमर को रोक नहीं पाई, अपने डेप्ट को कम नहीं किया, प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, तो कंपनी फिर 4 साल के बाद भी उसी स्थिति में होगी जिस स्थिति में आज है। जबकि एयरटेल की कहानी दूसरे, एयरटेल के पास रिजर्व भी काफी ज्यादा है। एयरटेल उसमें से जो है सो जो पैसा खर्च होने वाला था एजीआर में, मैंने जैसा पहले आपको बताया कि अब एयरटेल को 4 साल तक उस पैसे को खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजीआर ड्यूज नहीं देना है, तो उस पैसे को वो 5G में लगाएगी, और पैसा पैसे को खींचता है, वो पैसा लगा करके और पैसा कमाएगी। तो एयरटेल को ज्यादा फायदा होगा। एयरटेल की कहानी दूसरी है और वोडाफोन आइडिया की कहानी दूसरी है। अब रही बात शेयर प्राइस की कि भाई तो छोटा शेयर है, अगर 8-10 रुपए का शेयर होता है, अगर वो 14 रुपए भी चला गया 10 रुपए का शेयर, तो 40% का प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप स्टॉक में मोमेंटम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो भले आपको 30-40% का प्रॉफिट वोडाफोन आइडिया में नजर आ रहा है, लेकिन मल्टी बैगर और मल्टी फोल्ड जो है आपका इन्वेस्टमेंट तब होगा जब कंपनी का फंडामेंटल ये सारा कुछ सही होगा। एंड दिस रिलीफ इन एजीआर इज नॉट गोइंग टू पुट ह्यूज इफेक्ट ऑन दिस कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि कंपनी जो है वो इसको इस अवसर का बहुत ज्यादा फायदा उठाए, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि फायदा उठाने का मतलब कंपनी को सिर्फ टाइम मिला है, मगर उस टाइम में कंपनी को कैश रिच कंपनी होना पड़ेगा, तभी वो एजीआर चुका करके भी उसके पास एजीआर का जो ड्यूज है वो भी दे देगी, और कंपनी के पास लिक्विडिटी भी इतना होना चाहिए कि कंपनी का ऑपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल सके, डेब्ट भी चुका सके। तो राह कठिन है मेरे दोस्त, डगर आसान नहीं है, मंजिल मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कंपनी कोशिश कर सकती है उस दिशा में, प्रयास कर सकती है उस दिशा में। तो आप लोग इन चीजों का भी जो है सो ध्यान रखें इसके ऊपर। और ये मैंने जो वास्तविकता है इसके बारे में आपको बताया कि आप लोग गलतफहमी में ना रहें कि सब लोग खरीद रहा है तो हम भी खरीद लें, सब लोग बेच रहा है तो हम भी बेच दें।
मैं हमेशा बोलता हूं कि कंपनी से दोस्ती मत करो, कंपनी के बिजनेस से दोस्ती करो, क्योंकि जब आप कंपनी के बिजनेस से दोस्ती करोगे तब आपको पता चलेगा कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, और अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ABC कंपनी में ही मैं पैसा क्यों लगाऊं, XYZ कंपनी में पैसा क्यों न लगाऊं, और ये क्यों नहीं लगाऊं और क्यों नहीं लगाऊं, ये बात आप तब जान पाएंगे जब दोनों कंपनी के बिजनेस को, उसके पोटेंशियल को, उसके फंडामेंटल्स को और आने वाले टाइम में उसके ग्रोथ को आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो ये एक जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। अगर आपको वोडाफोन, जियो, एयरटेल या किसी भी स्टॉक में अगर आप मेरी इस दी हुई जानकारी का इस्तेमाल कर करके और ब्लाइंडली बाई ना करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं नहीं, तो मैंने जब जानकारी साझा किया है, बाकी आप लोग अपने स्तर पे भी थोड़ा सा खोजबीन करें, एनालाइज करें, विश्लेषण करें कंपनी का, और उसके बाद अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार आप एक डिसीजन लें और उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक में करें। और आपको पता है मेरा स्टॉक का चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।